गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका पहला भाग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने विनिर्माण उद्योगों के बारे में जानकारी हासिल की है और ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस और बड़े क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इस ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदु हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। परिवहन साधनों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। संचार सेवाओं के बारे में और उसके महत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व उससे रिलेटेड अन्य पॉइंट। तो इस चैप्टर के मुख्य ये 3 पॉइंट है और एक चौथा है पर्यटन, एक व्यापार, वो व्यापार में ही आता है। तो ये 3 प्रमुख बिंदु है और इसके तहत हम लोग सब बिंदु जो है, सब पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की। वैसे आप लोग जानते ही हैं, वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, ठीक है, आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक, मतलब जहाँ से हमें डिमांड हो रही है और जहाँ निर्माण हो रहा है, वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है और इसे हम लोग परिवहन कहते हैं। कुछ लोग जो है इसको उपलब्ध करवाने में भी बहुत सारे लोग संलग्न होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें हम लोग सामान्यतः व्यापारी कहते हैं। तो व्यापारी किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति उत्पाद को, प्रोडक्ट को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक, मतलब अंतिम जो उस वस्तुओं का उपभोग लेने वाला है कस्टमर, तो वो उसके वहां तक पहुंचाने को जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग व्यापारी कहते हैं। एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर होती है। प्यारे बच्चों, किसी देश को हम लोग किसी देश की विकास की गति को मापने का एक कारण तो यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना होता है, बड़ी मात्रा में तो होना ही चाहिए, तभी उस देश का विकास होगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट घटक है वो है परिवहन की सुविधा। मतलब जो भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए उत्तम परिवहन का जाल होना आवश्यक है, तभी उस देश का विकास हो सकता है या उस विकास को गति मिल सकती है। इसलिए किसी भी देश में सक्षम परिवहन के साधनों का विकास अपेक्षित होता है, क्योंकि ये परिवहन के साधन ही हैं जो हर एक लोगों को हर एक क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। पक्का माल कारखानों तक, या माफ कीजिए, कच्चा माल कारखानों तक व पक्का माल बाजारों तक, यानी कि लोगों तक पहुंचाने का काम अगर कोई करते हैं तो यह है परिवहन साधन, और इसीलिए उसको जीवन रेखा कहा जाता है अर्थव्यवस्था की। स्थल, जल और वायु परिवहन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है परिवहन में। जमीन पर परिवहन होता है, जल में भी परिवहन होता है और वायु में भी परिवहन होता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। मतलब पहले जब टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, संचार साधनों में इतनी क्रांति नहीं हुई थी, उस समय व्यापार और परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित होते थे, क्योंकि परिवहन के आधुनिक साधन नहीं थे, तीव्र साधन नहीं थे और इतना उत्पादन भी नहीं होता था, और इसीलिए उस समय सीमित क्षेत्र तक ही व्यापार होता था। लेकिन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई। तो टेक्नोलॉजी के कारण और साइंस के कारण जो है भारी मात्रा में व्यापार में वृद्धि हुई और परिवहन साधनों में भी वृद्धि हुई। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हो पाया। तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन में जो एक रिवॉल्यूशन आया है या उसमें जो वृद्धि हुई है, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि संचार साधन, कम्युनिकेशन। जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के कारण आज परिवहन साधनों में भारी क्रांति आई है। इसलिए परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे से पूरक है, वो एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाएं तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद
संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो है संचार साधन और परिवहन साधन। ये दोनों कारणों के कारण ही, ठीक है, इतना बड़ा भारत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अंतर्गत भी व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी, और सभी क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट इनके सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको वो प्रश्न एक शुरू हो जाता है कि परिवहन और संचार साधनों को किसी अर्थव्यवस्था की या किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो नंबर 1, ये देखिए पहला पॉइंट, स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को एक जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को एक तो समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों की बढ़ोतरी की है। दूसरा है, स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु, मतलब हर एक देश के विकास के लिए जो है सक्षम परिवहन का जाल व संचार साधनों का जाल जो है विश्व में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर होना आवश्यक हो गया है और मैं तो कहता हूं कि अपरिहार्य है। इस अध्याय में किस प्रकार आधुनिक संचार व परिवहन के साधन हमारे देश और इसके आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करती है, इसके बारे में हम लोग जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसफर देखेंगे। तो वैसे 3 जो ट्रांसपोर्ट है, लैंड, वाटर और एयर, भूमि या स्थल, और जल और वायु। तो लैंड जो है 3 प्रकार के उसमें है। लैंड पर चलने वाले जो परिवहन के साधन है वो है रोडवेज, जिसको हम लोग सड़क कहते हैं, रेलवे आप लोग जानते ही है, और पाइपलाइन, ये एक भी परिवहन का साधन है, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वाटर में 2 है, इनलैंड यानी कि अंतर्देशीय या अंतर्गत जल मार्ग, और ओवरसीज यानी कि समुद्री जल मार्ग। एयर में भी 2 प्रकार के, भारत में 2 प्रकार के संस्थाएं इस वायु परिवहन में काम करती है, इसलिए 2 भागों में, डोमेस्टिक एयरवेज यानी कि घरेलू जो है वायु परिवहन, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरवेज। ठीक है, उसमें डोमेस्टिक में भी 2 प्रकार के हैं, एक पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग सरकारी, जिसको हम लोग एयर इंडिया कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है प्राइवेट एयरलाइंस, जो है निजी कंपनियों की द्वारा चलाए जाने वाले एयरलाइन जो घरेलू सेवाओं में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी देखेंगे हम लोग सबसे पहले परिवहन का पहला जो साधन है उसको देखेंगे, स्थल परिवहन। प्यारे बच्चों, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वालों देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर है। ठीक है, भारत में सड़कों का जाल 23 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ है। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। क्यों है, देखिए, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के कारण, या ऊपर का भी प्रश्न पूछा जाता है, निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक क्यों है। नंबर 1, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है, ये पहला पॉइंट है, पहला लाभ है उसका। दूसरा, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। दूसरा, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल का निर्माण करना बहुत बहुत कठिन होता है, लेकिन सड़क का भी निर्माण करना कठिन होता है, लेकिन उसमें बिछाई जा सकती है और हमारे देश में है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क निर्मित की जाती है। मतलब सड़क का सबसे बड़ा लाभ है कि कम व्यक्तियों को कम दूरी पर और कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे उपयोगी अगर साधन है तो वो है सड़क। इतना ही नहीं, जल्दी खराब होने वाले चीजों के परिवहन के लिए उत्तम साधन कौन सा है, यह है सड़क। सड़कें घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ये उसका फायदा है, तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि घर तक सामान जाता है, इसीलिए ज़्यादा उसको चढ़ाई उतार के लिए खर्चा नहीं। अगर रेलवे से रेलवे स्टेशन में उतरेगा, फिर वहाँ से भरेगा, फिर वहाँ से गोडाउन में जाएगा, फिर वहाँ से फैक्ट्रियों तक जाएगा, फिर वहाँ से दुकान तक जाएगा, कई सारी ऐसी समस्या है, वो घर तक नहीं पहुँचा सकते हैं।
तो इसलिए सड़क घर तक सेवाएं दे सकती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्य जो परिवहन के साधन है, चाहे वो वायु परिवहन हो या आपका जल परिवहन हो या रेलवे परिवहन हो, इन तीनों के लिए सहयोग देता है कड़ी के रूप में, क्योंकि रेलवे स्टेशन से दुकानों तक या गोडाउन तक ले जाने का काम सड़क ही करती है। ठीक है, परिवहन में भी वही होता है कि एयरपोर्ट पे माल आने के बाद में वहाँ से गोडाउन तक या संबंधित दुकानों तक या कारखानों तक पहुँचाने का काम सड़क द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जल भी जब पोर्ट पे आता है सामान, तो वहाँ पर भी अंतर्गत देशों में आंतरिक भागों में भेजने का काम सड़क ही करती है। और इसीलिए सड़क तीनों साधनों को एक कड़ी के रूप में काम करता है। जैसे सड़क रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्र पत्तनों को जोड़ती है। सड़कों की सक्षमता के आधार पर सड़कों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स। ये 6 सड़कों की सक्षमता के आधार पर विभाजित किया है। अब एक एक का हम लोग विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये शुरू हुआ है और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना उन्होंने पूर्ण की है, जो आज भारत के इस परिवहन के क्षेत्र में एक नई क्रांति है और अभी भी भारी मात्रा में विकास हो रहा है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उन चारों को जोड़ने वाले 6 लेन वाली राजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। 3 जाने वाले, 3 आने वाले, ऐसे 6 लेन। इसी परियोजना के तहत 2 गलियारे भी प्रस्तावित है। प्रथम गलियारा जो है दक्षिण गलियारा, जिसे हम लोग माफ कीजिए उत्तर दक्षिण गलियारा, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, जो श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से नीचे जो है कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु से जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर, मतलब ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ऐसे 2 प्रमुख एक राजमार्ग स्थापित किए गए। उन्हें उत्तर दक्षिण गलियारा व पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य जो है भारत के जो मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को कम करना। मतलब जो मेगा सिटी जो है, अपने जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये चारों महानगरों के दूरी को, परिवहन के दूरी को भी कम करना। मतलब फास्ट जो परिवहन होगा, एक तो 6 लेन वाले होने के कारण, और दूसरा समय भी बच जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। जो प्राथमिक सड़क तंत्र है, जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPW जो है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये पूरे जो है नेशनल हाईवेज को बनाते हैं। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली अमृतसर वाला जो है, जिसका नाम है शेर शाह सूरी मार्ग, ठीक है, उसको नेशनल हाईवे नंबर 1 से जाना जाता है। इसके भी नंबर 1, A, B, C ऐसे है। अभी 2-3 जो आपके किताब में दिए है, किताब में तो वैसे एक ही है, लेकिन जो प्रश्न दिया गया इसके लिए मैंने लिखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है दिल्ली कोलकाता जो है, इसको नेशनल हाईवे 2 कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है आगरा मुंबई को कहा जाता है। वर्तमान समय में बहुत सारे चेंज भी हो गए। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी से लेकर जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुराई के रास्ते कन्याकुमारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। राज्य महामार्ग देखिए, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से डिस्ट्रिक्ट प्लेस से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य मार्ग कहा जाता है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको हम लोग कहते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद में जिला मार्ग या जिला सड़कें, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, जिले के पूरे तालुका से और गांव से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। जिला परिषद इन, जिसको हम लोग ZP कहते हैं, वो सड़कों का निर्माण करती है।
अन्य सड़कें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो शुरू की है, बहुत ही लाभकारी हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, मतलब गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जो योजना शुरू की गई थी, जिसमें 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो मुख्य रोड जाता है, जिसे हम लोग एकदम स्टेट हाईवे कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं, उसको जोड़ने के लिए, पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके कारण भारत में भारी मात्रा में गांव-गांव में सड़कें बनी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या परियोजना का नाम है इसका। इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके वे पक्की सड़कें होती है। इसके कारण क्या होता है, गांव शहरों से जोड़ेंगे, शहरों के साथ उनकी आर्थिक क्रियाएं, गतिविधियां संबंधित हो जाएगी। वह गांव में उत्पादित होने वाले वस्तुओं को वो बाजारों में अच्छी तरह से स्वयं जाके बेच सकते, जिसके कारण देश का आर्थिक विकास हो सकता है, गांव का आर्थिक विकास हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की गई है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। सीमांत सड़कें, बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, बॉर्डर रोड्स कहते हैं। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधिक सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख भी करती है। तो हमारे जो सीमाएं हैं विदेशों से लगी हुई, वहां पर ये रोड्स बनाने का काम करते हैं। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सामरिक महत्व, मतलब सैनिक की दृष्टि से, क्योंकि वहां तक भारतीय सेना आसानी से जा सके, वहां पर वो रह सके हैं, या युद्ध के समय में वहां पर हमें युद्ध सामग्री भेजने के लिए आसानी हो, इसके लिए ऐसे बाउंड्रीज पर, ठीक है, सड़क बनाने का काम ये संगठन करता है। उसके लिए इसको संगठित किया गया है, स्थापित किया गया है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में आना जाना भी बढ़ा है, ये भी फायदा हुआ है, तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। मतलब अन्य लोग भी इस सड़कों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास, क्योंकि वो देश के अन्य हिस्सों से इन सड़कों से जुड़ गए हैं और इसके कारण उनका भी विकास हुआ है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर पक्की और कच्ची सड़कें में भी वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें जो है सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः वे 12मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें मिट्टी या बालू से निर्मित होती है। यह सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। ये भी कभी कभी आपको आता है कि निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के आधार पर कच्ची सड़क व पक्की सड़क, और एकदम सिंपल है जो हर रोज हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तारकोल मतलब डांबर। देखिए प्यारे बच्चों, पहाड़ी रास्ते कैसे बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं इसको, वाइट 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 वाइट, देखिए ये पहाड़ी रास्ते। और ये जो है उत्तर पूर्वीय सीमा में देखिए कैसे यातायात चल रहा है पहाड़ी रास्तों का, ठीक है, कैसे पहाड़ काट के बनाए गए हैं। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज जो मार्ग है। देखिए ये कलकत्ता, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर दिल्ली है, फिर यहाँ से ये आपका मुंबई, और फिर ये चेन्नई, और ये किनारों से गया ये जो 4 कोनों को जोड़ा गया है, 4 मुख्य शहरों को जोड़ा गया है जो मार्ग है, दैट इज कॉल्ड स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। उसके बाद में हम देखेंगे आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। ये आसाम के सिलचर से लेकर ये शिवपुरी और ये जयपुर से होकर, ठीक है, ये पोरबंदर, इस कोने से इस कोने तक, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। और लास्ट हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग आधा आधा पूरा मैं आप छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह है एकदम देश के बीच से गया हुआ, यह है कन्याकुमारी, ठीक है, और ऊपर आपका जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख महामार्ग, और इसके अलावा कई सारे हमारे नेशनल हाईवेज तो है। ये जो बीच में आप लोग देख रहे हैं ये सारे ये नेशनल हाईवेज है, ठीक है। वो दिल्ली से जो कोलकाता हमने शेर शाह सूरी बताया था यही है, और अमृतसर से ये आगे है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। अब सड़क घनत्व के बारे में देखेंगे, भारत में कैसा जाल है। तो सड़क घनत्व किसे कहा जाता है? वैसे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। प्रति 100 वर्ग मतलब 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा, उस क्षेत्र में जितने सड़क होगी उसकी जितनी लंबाई होगी, दैट इज द सड़क घनत्व।
देश के सड़कों का वितरण वैसे एक समान नहीं है, कहीं पर घनत्व ज़्यादा है तो कहीं घनत्व कम है। जम्मू कश्मीर में घनत्व देखिए 12.14 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, और केरल में वही 517 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। क्योंकि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाके, इसलिए वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना बहुत ही कठिन काम है, आसान काम नहीं है। और जबकि केरल जो है एक समतल भूभाग है, ठीक है, इसके कारण वहाँ पर आसानी से सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। 31 मार्च 2011 के ये आंकड़े हैं। जबकि औसत राष्ट्रीय घनत्व देखिए, पूरे देश का जो औसत घनत्व है सड़कों का वो है 142.68 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत के 100 वर्ग किलोमीटर में 143 किलोमीटर, ठीक है, ये लंबी सड़कें हमको दिखाई देती है। भारत में सड़क परिवहन की समस्या देखिए, यात्रियों की संख्या के दृष्टि से, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है, यात्रियों की संख्या के दृष्टि से सड़कों का जाल बहुत अपर्याप्त है, यानी कि कम है। लगभग आधी सड़कें कच्ची है और वर्षा ऋतु में इनका उपयोग सीमित हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है और उसकी और संख्या बढ़ानी चाहिए। शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग और भीड़ भरी है। तंग मतलब छोटी, अरुंद, जिसे हमको नैरो। बहुत सारे सड़कों पर बने पुल पुलिया पुराने तथा तंग है, इसके कारण भी कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन हाल के वर्षों में सड़क निर्माण में तेजी से विकास हो रहा है। जानते हैं आप लोग, नितिन गडकरी इसके मंत्री है और वो भारी मात्रा में सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे रोड का निर्माण कर रहे हैं और कई सारे रोड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं प्यारे बच्चों, फिर बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट जो परिवहन है हमारा पाइपलाइन परिवहन, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो परिवहन से आप क्या समझते हो, परिवहन साधनों का वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद, सेकंड पार्ट में मिलेंगे।